हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनुपम पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में। हमारा आज का टॉपिक है रेनफॉल टाइप्स या वर्षा के प्रकार। सबसे पहले आज के लर्निंग आउटकम्स, हमारे आज के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंडेंसेशन, वाई कंडेंसेशन अलोन इज़ नॉट इनफ टू ब्रिंग रेन। जो संघनन की प्रक्रिया है ये अपने आप में क्यों नाकाफ़ी होती है वर्षा करने के लिए, इसमें क्या कमी रह जाती है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि हाउ वाटर ड्रॉपलेट्स गेट कन्वर्टेड टू रेन ड्रॉप्स इन कोल्ड एंड वार्म क्लाउड्स। हमने लेक्चर 12 में देखा था कि जो बादल हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, कोल्ड और वार्म क्लाउड्स होते हैं। तो दोनों में अलग अलग कैसे पानी की बूंदें वर्षा की बूंदों में कन्वर्ट होती हैं, और यहीं पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की भी। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की, जिसको आर्द्रताग्रही नाभिक भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आइस क्रिस्टल थ्योरी की, जिसको हिमकण सिद्धांत कहते हैं। ये वर्षा का सिद्धांत है जिसे बर्जेरॉन ने दिया था। और इसके बाद ये कोल्ड क्लाउड्स में होता है, यहीं पर बता दें। इसके बाद हम समझेंगे कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस, जिसको हम लोग टकराव और सम्मिलन प्रक्रिया भी कहते हैं। ये आमतौर पर वार्म क्लाउड्स में होती है। अभी इस पर हम लोग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। और उसके बाद उपरांत हम लोग समझेंगे कि वर्षा के टाइप्स क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा या चक्रवाती वर्षा की बात करें, उससे पहले हम लोग लेक्चर 12 में हमने अंत में आपके सामने एक प्रश्न रखा था और उसको समझाया भी था कि क्यों हर बादल वर्षा नहीं कर सकता है। मतलब कुछ बादल वर्षा कर सकते हैं और कुछ वर्षा नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो ये तय करता है कि कौन से बादल वर्षा करेंगे और कौन से बादल वर्षा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझेंगे। इसके बाद हम लोग आइस क्रिस्टल थ्योरी और कोलिजन कोलेसॉन्स प्रोसेस को समझेंगे, और फिर फाइनली हम लोग रेनफॉल टाइप्स को देखेंगे। आइए अब समझते हैं कि कौन से बादल हैं जो वर्षा लाते हैं या जिनसे वर्षा होती है, जिनके अंदर रेन बियरिंग कैपेसिटी होती है। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग इधर के फिगर को देखेंगे। अभी उधर बगल के फिगर को ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए जहाँ पर ये छोटे बूंद बने हुए हैं। जो रेन ड्रॉप्स हैं, हमको पता है कि इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है, माइक्रॉन्स में होती है। साइज़ इनकी बहुत छोटी होती है और ये लाइट होते हैं। साइज़ छोटी है तो हल्के होते हैं। अब जैसे हमने एक उदाहरण आपको दिया था लेक्चर 12 में भी, हमने देखा है जैसे एक छोटा सा चिड़िया का पंख है, बर्ड का फेदर है। अगर वो हवा में है तो वो काफ़ी समय तक, चूँकि वो इतना छोटा और इतना हल्का है कि वो लंबे समय तक हवा में तैरता रहता है। ऑल्दो उसका छोटा है, कुछ वेट है, तो धीरे धीरे करके वो नीचे की तरफ बैठता है, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगता है। ठीक उसी तरीके से जो वाटर वेपर की या जो रेन, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये भी बहुत, ये देखिए ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये वाटर ड्रॉप्स हैं। ये बहुत छोटी होती हैं, लाइट होती हैं, लेकिन जब ये अपने वेट से नीचे की तरफ चलती हैं, जब ये नीचे की तरफ आएंगी, तो हमें पता है ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम था और नीचे आने पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली वार्म होगा, अपेक्षाकृत गर्म होगा। तो जब ये नीचे आएंगी तो इनका, ये भी, ये जो बूंद है ये वार्म होंगी, क्योंकि नीचे का इन्वायरमेंट गर्म है तो ये भी गर्म होंगी। मतलब इनके अंदर जो टेम्परेचर है वो राइज़ होगा, और जब टेम्परेचर राइज़ होगा तो एक स्टेज होगी जब ये गर्म हो करके और ये वापस इवेपोरेट हो जाएंगे। ये वापस वाष्पीकृत हो करके वापस चली जाएंगी। और ये सारा प्रोसेस इसलिए हो पाया क्योंकि ये इतने हल्के थे और ये इतने धीरे धीरे करके नीचे की तरफ बैठ रहे थे कि इनको वक्त मिल गया कि अगल बगल की जो गर्मी है उसको ये एब्जॉर्ब कर सके, जिससे इनका टेम्परेचर भी बढ़ा और उसके बाद ही इवेपोरेट होकर के, वाष्पीकृत होकर के वापस चले गए। मतलब ये यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है, वन थिंग इज़ क्लियर, कि अगर इसकी साइज़ बड़ी होती, अगर इसका आकार बड़ा होता तो इसका वेट होता, और अगर इसका वेट होता तो शायद इसके
नीचे आने का जो प्रोसेस है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू किसी छोटी बूंद के। यहाँ पर हम एक बड़ी बूंद देखते हैं। अब ज़रा यहाँ पर ये बीच वाले फिगर पर हम लोग आएँ, इस पार्ट पर, फिगर जो सेकंड पार्ट है, ये पहला पार्ट था, ये सेकंड पार्ट पर अगर हम लोग आए तो देखिए जब ये रेन ड्रॉप या एक बूंद नीचे गिरती है तो इसके ऊपर दो फोर्स काम करते हैं। एक होता है ग्रेविटी जो इसको नीचे खींच रही है, और दूसरा होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो हवा है उसका जो घर्षण है ये इसको कोशिश करता है कि नीचे आने से रोके या इसको हवा में थोड़ा और तैराता रहे। इन दोनों का अपना एक कॉम्बिनेशन है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स प्रभावी हुआ, अगर ये प्रभावी हुआ फ्रिक्शनल फोर्स, तो बूंद गर्म होकर के वापस इवेपोरेट हो जाएगी, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रभावी हुआ तो ये बूंद रेन ड्रॉप बन करके नीचे आ जाएगी। अब यहाँ एक तीसरे पार्ट पर हम लोग आते हैं, थोड़ा सा और हम लोग राइट की तरफ चले, जो तीसरा फिगर है अब जरा इसको देखिए। यहाँ एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि जो रेन ड्रॉप है ये स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल होती है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो काम कर रहा है, देखिए जो नीचे का एरिया है जिसको हमने अभी शेड किया रेड से, ये एरिया आपका सर्किल होता है। ये जो फ्रिक्शनल है, जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है वो एक सर्कुलर एरिया है। मतलब जो बेसिक अंतर है कि जो रेन ड्रॉप है वो 3 डायमेंशन में है, स्फेरिकल है, गेंद की तरह से है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स का एरिया है वो 2 डायमेंशन में है। क्यों? क्योंकि वो सर्कुलर है। अब देखते हैं चौथे फिगर को, सबसे राइट में दाहिने की तरफ, ये फोर्थ फिगर है। यहाँ पर देखिए जो थर्ड पार्ट में रेन ड्रॉप थी, वही रेन ड्रॉप, पानी की बूंद यहाँ थोड़ी सी बड़ी हो गई, जिसमें हमने ब्लू कलर की आपको समझाने के लिए एक बाहर लाइन बनाई है। इसका आकार बड़ा हो गया। तो अगर ये बड़ा हो गया तो इसका जो नीचे फ्रिक्शनल फोर्स का जो एरिया था वो भी बड़ा हो जाएगा। देखिए जो नीचे का सर्किल था उसको भी हमने ब्लू सर्किल से बड़ा दिखा दिया, तो दोनों बड़े होंगे। लेकिन इन दोनों के इंक्रीज़ करने में एक बड़ा बेसिक अंतर है। अंतर क्या है? चूँकि जो ऊपर की रेन ड्रॉप है वो 3 डायमेंशन में स्फीयर है, तो उसके ऊपर जो फार्मूले काम करेंगे वो स्फीयर के करेंगे, मैथमेटिकल फार्मूले, जिसमें पाई आर क्यूब होता है, टू द पावर 3 होता है। और जो नीचे का फ्रिक्शनल एरिया है जो इस बूंद को नीचे आने से रोक रहा था, क्योंकि वो सर्कुलर है तो इसके लिए फॉर्मूले काम करेंगे पाई आर स्क्वायर। क्यूब का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, और स्क्वायर है तो ये होगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। मतलब अगर ये इसका आकार हम ये कहें कि ये दुगना हो गया, मान लीजिए 2 से 2 टाइम बढ़ गया, तो जो इसका एरिया होगा वो बढ़ेगा लगभग 4, ये 4 हो जाएगा, 2 से 4 होगा। लेकिन जो उसका वॉल्यूम है, जो स्फीयर है, वो 2 से बढ़ कर के 8 हो जाएगा। मतलब ये कि जैसे जैसे बूंद की साइज़ बढ़ेगी वैसे वैसे जो इस बूंद को नीचे लाने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है जो काम कर रहा था इसके वॉल्यूम और उसके वेट से, वो बढ़ेगा, 2 से 8 की तरफ जाएगा। और जो रोकने वाला फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, चूँकि वो एक 2 डायमेंशनल और एक सर्कुलर एरिया पर है, तो वो 2 से बढ़ कर के सिर्फ 4 होगा। मतलब जैसे जैसे ये बूंद बड़ी होगी वैसे वैसे इस बूंद को जो नीचे लाने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी ताकत कहीं तेज़ी से बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू घर्षण या फ्रिक्शनल फोर्स के जो इस बूंद को नीचे आने से रोक रहा था। तो फाइनली हम लोगों ने समझा कि अगर बूंद बहुत छोटी है, जैसे कि इधर ये वाटर ड्रॉपलेट्स थी, तो इनके इवेपोरेट होने की चांसेस ज़्यादा होती है, प्रॉबिलिटी ज़्यादा होगी कि ये वापस वाष्पीकृत हो गई। क्यों होगा? ये प्रोसेस अभी हम लोगों ने देखा। और जैसे जैसे उनकी साइज़ बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी जो वेलोसिटी ऑफ फॉल है वो बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे वेलोसिटी ऑफ फॉल बढ़ती जाती है उनकी पृथ्वी तक एज रेन ड्रॉप पहुंचने की प्रॉबिलिटी बढ़ती जाती है। अब इसी बात को, रेन ड्रॉप की साइज़ और फॉल वेलोसिटी को ज़रा हम लोग एक टेबल के फॉर्म से भी देखते हैं, जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा। देखिए ये रेन ड्रॉप है तो ये 3 डायमेंशन में है, और ये जो इसका सरफेस एरिया है जो फ्रिक्शन कॉज कर रहा था ये 2 डायमेंशन में। ये हम लोग अभी इस बात को समझ चुके हैं। अब ज़रा बगल में हम लोग आ कर के इस टेबल पर ध्यान दें। देखिए जब ये जो
ड्रॉपलेट्स हैं, जब ये 0.01 मिलीमीटर, ये जो इनकी साइज़ है, डायमीटर इसका मिलीमीटर में है, देखिए ये मिलीमीटर में है, जब ये 0.01 मिलीमीटर था तो जो फॉल वेलोसिटी है ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये 0.01 किलोमीटर पर आवर थी। इसके बाद जब ये बूंद थोड़ी सी बड़ी हुई, लार्ज क्राउड ड्रॉपलेट हुआ, तो देखिए यहाँ पर इसकी साइज़ हो गई कितनी, 0.05 मिलीमीटर, और जो फॉल वेलोसिटी है वो भी बढ़ करके 0.03 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब आती है ड्रिजल ड्रॉप, जिसको हम लोग झीसी कहते हैं, जो हल्की बूंदें दिखती हैं। देखिए इसकी जो साइज़ है वो आधा मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर, और इसके नीचे गिरने की जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ करके हो गई कितना, 7 किलोमीटर पर आवर हो गई, 7 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद जो टिपिकल रेन ड्रॉप्स हैं, जो आमतौर पर वर्षा होती है, इसकी जो रेन ड्रॉप की जो हम कह सकते हैं डायमीटर है वो लगभग 2 मिलीमीटर का होता है, और जो फॉल वेलोसिटी होती है वो 23 किलोमीटर पर आवर है। देखिए कैसे साइज़ बढ़ रही है तो नीचे आने की वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। और कभी कभी जो बड़ी बूंदें होती हैं वर्षा की, जिनका कि डायमीटर 5 मिलीमीटर या आधा सेंटीमीटर तक हो सकता है, अगर ये 5 मिलीमीटर तक है तो देखिए इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ करके 33 किलोमीटर, इसकी जो नीचे आने की गति है वो 33 किलोमीटर पर आवर हो गई। निश्चित रूप से अगर एक बार वेलोसिटी जैसे कि 7 किलोमीटर पर आवर हो गई तो ये वेलोसिटी इतनी होती है, गति इतनी होती है कि हवा का जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो इसको अब रोक पाने में अक्षम होता है, और ये नीचे आकर के वर्षा की बूंदों के रूप में गिरती हैं अलग अलग फॉर्म में। अब यहाँ एक प्रश्न ये है कि आखिर ये बूंदें 0.01 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर की बनती कैसे है, कैसे इसका आकार बढ़ता है, क्योंकि प्रश्न अभी भी वहीं पर है कि हर बादल वर्षा नहीं करता, कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मतलब ये कि कुछ बूंदें होती हैं जो ग्रो कर जाती हैं, और कुछ बूंदें हैं जो ग्रो नहीं कर पाती, तो वो इवेपोरेट होकर के, वाष्पीकृत होकर के वापस चली जाती है। तो ये जो हम कह सकते हैं रेन ड्रॉप की साइज़ बढ़ रही है, जिससे अल्टीमेटली वर्षा होती है, इसको समझाने के लिए दो सिद्धांत हैं, जिसमें एक आइस क्रिस्टल थ्योरी है और दूसरा कोलिजन कोएलेसेंस प्रोसेस है, जिनको हम लोग अब समझेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आइस क्रिस्टल थ्योरी की, जिसे बर्जरॉन ने दिया था। यहाँ पर देखिए पहली बात तो ये कि ये कोल्ड क्लाउड्स में होता है, एक तो ये बात समझ लें, जान लें। मतलब इसका जो तापमान है, कंडेंसेशन है, जो संघनन है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे हो रहा है, मतलब ये माइनस में हो रहा है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये माइनस के टेम्परेचर में हो रहा है। देखिए यहाँ पे ऊपर की लेयर जहाँ पर ये संघनन की प्रक्रिया हो रही है, हमने आपको बताया कि जो तापमान है वो 0 के नीचे है, तो वहाँ पर जो मैटर या जो वाटर है ये तीनों स्टेट्स में मिलता है। मतलब ये वाटर वेपर के भी फॉर्म में है, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी है, और ये आइस क्रिस्टल्स के भी फॉर्म में है। ये इसका गैसियस स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, और ये सॉलिड स्टेट है। तीनों स्टेट में वाटर यहाँ पर मिलता है। अब एक बात ध्यान से सुनिए कि वाटर की ये प्रॉपर्टी होती है, वाटर वेपर की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पर आइस है और यहाँ पर वाटर है और ये वाटर वेपर है, अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ कहीं पर प्रेजेंट हैं, तो जो वाटर वेपर है, जो वाष्प है, इसकी प्रवृत्ति होगी कि ये जा कर के आइस के साथ अटैच हो, न कि वाटर के पास। ये पानी की अपनी एक विशेषता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी प्रॉपर्टी है। आई रिपीट, अगर कहीं पर आइस भी प्रेजेंट है और कहीं पर वाटर भी वहीं पर प्रेजेंट है, अब अगर वहाँ पर वाटर वेपर पहुँचता है, वाष्प पहुँचता है, तो उसकी प्रवृत्ति होगी कि वो जा कर के आइस के साथ अटैच हो जाए, आइस के साथ जुड़ करके उसके आकार को बड़ा करे, न कि वाटर की, अगर वहाँ पर आइस और वाटर दोनों मौजूद हैं। अब ज़रा बगल में फिगर में देखिए ये कितना छोटा सा यहाँ पर आइस का क्रिस्टल है, और यहाँ पर ये क्लाउड ड्रॉपलेट्स हैं, मतलब ये वाटर है, और ये जो रेड कलर के आप देख रहे हैं ये सब वाटर वेपर है, ये सब यहाँ पर है। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि देखिए ये जो आइस का क्रिस्टल था,
इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो गई, जो क्रिस्टल है इसका आकार बड़ा हो गया, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे, जो लिक्विड थे, ये थोड़े से छोटे हो गए। क्यों? क्योंकि ये तो ग्रो कर गया, लेकिन ये सब उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में ग्रो नहीं कर पाए। और ये क्यों ग्रो कर गया आइस क्रिस्टल? क्योंकि ये जो वेपर थे, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर कहीं पर, जैसा आपने बताया कि आइस और वाटर दोनों मौजूद है, तो इनकी प्रवृत्ति होगी, टेंडेंसी होगी कि ये जाकर के जो आइस है उसके साथ अटैच हो, ये इसको प्रेफरेंस देंगे एज़ कंपेयर टू वाटर के। और फाइनल देखिए जो नीचे का फिगर है, इसमें देखिए जो आइस क्रिस्टल है ये और बड़ा हो गया, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे ये और छोटे हो गए, और लगातार ये जो हम कह सकते हैं वाटर वेपर हैं, ये लगातार आकर के और इस आइस क्रिस्टल के साथ अटैच होते जा रहे हैं। देखिए पहले तो जो न्यूक्लियस था, जो वो तो हिमकण था, आइस था, लेकिन जब वाटर वेपर इसके साथ जाकर के अटैच होता है तो वो आइस नहीं बनता है, वो स्नो के फॉर्म में होता है। वो सीधे उसके साथ रुई की तरीके से अटैच होता जाता है, और ये जो छोटा सा आइस का क्रिस्टल था, इसके अगल बगल अटैच होते होते एक बहुत बड़ी स्नो की परत हो जाती है। अब जब ये स्नो की परत बड़ी होगी तो उसका वेट बढ़ेगा, और जब उसका वेट बढ़ेगा तो वो नीचे की तरफ गिरेगी, और इसी को हम लोग स्नोफॉल कहते हैं। अब देखते हैं कि ये जो स्नोफॉल है या हिमपात है, ये अलग अलग स्थानों पर जब होता है तो उसका जो स्वरूप है वो कैसा होता है, या उसका जो प्रभाव है वो किस तरीके का पड़ता है। आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए कुछ ब्लू कलर की लाइंस खींच रखी है, ज़रा इसको ध्यान देंगे। ये हाइट को इंगित कर रही हैं, ऊंचाई बता रही हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ये टॉप पर है, और इसका तापमान है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कहीं एटमॉस्फेयर में है। इसके नीचे वाली जो लेयर है, यहाँ का तापमान, ये सरफेस है, और इसका तापमान है -6 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लीजिए कि ये बद्रीनाथ है, ये बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के आसपास का क्षेत्र है। जो इसके नीचे की लाइन है, यहाँ का तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये देहरादून है। और जो सबसे नीचे की लाइन है, इसका तापमान, औसत तापमान यहाँ का 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये हम कह सकते हैं, मान लीजिए सहारनपुर, मेरठ, ये मेरठ का क्षेत्र है, और यहाँ का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब बद्रीनाथ का औसत तापमान -6 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो देहरादून का 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मेरठ सहारनपुर के क्षेत्र का 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये नवंबर दिसंबर का महीना है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो संघनन हुआ था, जो स्नो बनी थी इस लेयर पर -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आइस क्रिस्टल थ्योरी से बर्जरॉन की, अब ये स्नो बड़ी हुई, इसका आकार बड़ा हुआ, और ये फ्लेक्स नीचे गिरना शुरू हुए। देखिए यहाँ का तापमान बद्रीनाथ के ऊपर, देखिए ये लेयर -10 पर है, और जब यहाँ से ये स्नो नीचे गिरेगी, और सरफेस का तापमान -6 है, शून्य के नीचे है, तो ये स्नो के ही फॉर्म में रहेगी, ये बर्फ़ के फॉर्म में गिरेगी, और हम लोग बोलेंगे हिमपात हुआ बद्रीनाथ में। देहरादून में क्या होगा? देखिए यहाँ का देहरादून का तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऊपर की जो लेयर है इसका तापमान -10 है, मतलब यहाँ कहीं बीच में एक लेयर होगी जिसका तापमान होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके नीचे आने पे तापमान, ये एटमॉस्फेयर में लेयर है, जिसके नीचे आने पर तापमान 6 की तरफ जा रहा है, और ऊपर जाने पर तापमान -10 की तरफ जा रहा है। जब यहाँ पर ये स्नो नीचे आना शुरू होगी, तो इस 0 की लेयर तक तो ये स्नो के ही फॉर्म में रहेगी, यहाँ तो स्नो के फॉर्म में रहेगी, लेकिन उसके जब ये नीचे आएगी तो ये मेल्ट होना शुरू होगी, और जब तक ये देहरादून में आकर के नीचे गिरेगी तो ये स्नो के फॉर्म में भी हो सकती है, ये पानी के फॉर्म में भी हो सकती है, ये मिश्रण भी हो सकता है स्नो और रेनफॉल का। अब ये डिपेंड इस पर करेगा कि अगर ये प्रोसेस रात के समय हुआ, अगर ये नाइट में हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये स्नो के फॉर्म में पड़ेगा। अगर ये दिन में हुआ तो ये रेन के फॉर्म में गिरेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये हमने 6 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान लिया है, और अगर बीच में सुबह या शाम का एरिया है, समय है, तो उस समय इसमें एक मिश्रित प्रक्रिया हो सकती है, बर्फ़, स्नो और रेनफॉल दोनों मिल करके नीचे आ सकते हैं। लेकिन अब अगर यही हम लोग मेरठ के ऊपर आए, तो देखिए यहाँ पर ये जो सरफेस का टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री की लेयर काफ़ी ऊंचाई पर है, तो जैसे ही स्नो इस लेयर के नीचे आएगी वो रेन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी,
इसके जो नीचे का जो हवा का कॉलम है, इस पूरे कॉलम का तापमान 0 डिग्री से सेंटीग्रेड से ऊपर है, प्लस में है, तो ये वार्म एयर हम लोग कह सकते हैं। और ये वार्म एयर नीचे आने वाली ये जो स्नो के पार्टिकल्स थे या उनके साथ जो रेन थी उनको थोड़ा सा और गर्म करेंगे। तो यही देखिए टॉप पर ये जो जाड़े में बारिश मेरठ पे हो रही थी, जो हम कह सकते हैं वाटर था वो स्नो के फॉर्म में था, बर्फ़ के फॉर्म में था, लेकिन नीचे आने के प्रोसेस में वो मेल्ट हो जाता है। और मेरठ में चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो, हमेशा जो हम कह सकते हैं रेनफॉल होगा वो हमेशा, जो पानी जब नीचे पहुँचेगा तो हमेशा रेन के ही फॉर्म में पहुँचेगा, वहाँ पर स्नो कभी नहीं रहेगी। तो ये हम लोगों ने देखा कि जो जाड़े में होने वाली बारिश है ये बेसिकली आइस क्रिस्टल जो हिमायन नाभिक होते हैं, जो आइस क्रिस्टल्स हैं, यही न्यूक्लियस का काम करते हैं। इनके चारों ओर वेपर अटैच होकर के इनको स्नो के फ्लेक्स, बड़े बड़े फ्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है। अपने वेट से ये फ्लेक्स नीचे आना शुरू होते हैं। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि अगर ये बद्रीनाथ में गिरेंगे तो ये स्नोफॉल के रूप में आएंगे, अगर ये देहरादून मसूरी आसपास के क्षेत्र में आएंगे तो ये डिपेंड करता है कि सुबह गिर रहे हैं या शाम को गिर रहे हैं या रात में गिर रहे हैं। दिन के टाइम के हिसाब से ये स्नोफॉल भी हो सकता है, रेनफॉल भी हो सकता है, या दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। लेकिन यही स्नोफ्लेक्स जब मेरठ या सहारनपुर पर गिरेंगे तो ये हमेशा रेनफॉल के रूप में गिरेंगे। ये थी अभी हम लोगों ने बात किया आइस क्रिस्टल थ्योरी की जो बर्जरॉन ने दी थी। अब आगे हम लोग बात करेंगे जो कोलिजन कोएलेस प्रोसेस है वो क्या होता है और वो वार्म क्लाउड्स में होता है कैसे, ये अब देखते हैं। टकराव सम्मिलन प्रक्रिया जिसे कोलिजन कोएलेसेंस प्रोसेस भी कहते हैं, आइए जरा इसको देखते हैं। ये वार्म क्लाउड्स में होता है, ये वार्म क्लाउड्स में होता है। लेकिन इससे पहले कि इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग समझें, एक छोटा सा उदाहरण है। हम लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि कुछ दवा की बॉटल्स होती हैं जिसके अंदर मेडिसिन्स के साथ में एक छोटा सा पाउच होता है। और हमने जब इसको बचपन में कभी अपने पेरेंट्स से पूछा था तो बताया गया कि ये जो पाउच है, अगर वाटर इसके अंदर प्रवेश कर जाए, वाटर वेपर इस बॉटल के अंदर प्रवेश कर जाए, किसी भी तरह से मॉइस्चर आ जाए, तो ये पाउच उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब ये कि अगर यहाँ पर वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर है, इसी के साथ में मेडिसिन भी है और ये पाउच भी है जिसके अंदर कुछ केमिकल भरा है, तो वाटर वेपर की ये प्रवृत्ति है कि वो मेडिसिन के पास न जा कर के वो इस पाउच में एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब इस पाउच के अंदर जो केमिकल है उसकी प्रवृत्ति है कि वो वाटर वेपर को अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। अब आते हैं हम लोग इसी प्रक्रिया को ज़रा नेचर में, एटमॉस्फेयर में देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर अपर एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फियर में कहीं पर ऐश के पार्टिकल्स हैं, धूल के कण हैं या डस्ट है, और वहीं इसी के साथ में सॉल्ट है, जो कॉमन सॉल्ट होता है। मान लीजिए NaCl, सोडियम क्लोराइड, समुद्र में बहुत भारी मात्रा में होता है और पानी के साथ ही इवेपोरेट होकर के ये भी पहुंच गया, और यहाँ पर वाटर वेपर के कण भी है। अब ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर वाटर वेपर वहाँ पर है और उस जगह पर सॉल्ट भी है और डस्ट और ऐश या राख वगैरह इसके छोटे छोटे कण भी है, तो ये वाटर वेपर सॉल्ट के पास जाएगा, न कि ऐश के पास। ये इसकी प्रॉपर्टी है। जो सॉल्ट है ये पानी को अपने तरफ खींच लेता है, और ये जब सॉल्ट अपने आप को अपने तरफ वाटर वेपर को खींचता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सॉल्ट है ये एक बेहतर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ये एक बेहतर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जिसको हम लोग आर्द्रताग्रही नाभिक भी कहते हैं, जिसके चारों ओर पानी की बूंद बनती हैं, ये एक बेहतर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में साबित होता है। तो मतलब ये कि जहाँ कहीं पर भी, मान लीजिए अब जरा इस फिगर को देखिए, यहाँ पर आइए सबसे टॉप पार्ट में, जहाँ पर सॉल्ट था तो वहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो सॉल्ट का था उसने अपने अगल बगल की बूंदों को अट्रैक्ट किया और उसकी आकार साइज़ बढ़ गई। जब साइज़ बढ़ गई तो हम लोग को पता है उसके नीचे आने का वेग बढ़ जाता है, और जब नीचे आने का वेग उसका बढ़ेगा तो देखिए इसकी साइज़ बढ़ रही है। कैसे? क्योंकि इसके संपर्क में या इससे टकरा कर जो बूंदें इससे टकरा रही, नीचे देखिए यहाँ पर छोटी छोटी बूंदें हैं, इससे जो बूंदें टकरा रही हैं वो इसी के साथ मिल करके इसके आकार को बड़ा कर दे रही है।
और नीचे आने पर इसका आकार और बड़ा हो गया। देखिए अभी भी नीचे की तरफ ये बूंदें इससे जुड़ रही हैं, जिसको कोलेसेंस प्रोसेस कहते हैं, टकरा रही हैं और उसी के साथ मिलती जा रही, जिससे इसका आकार और बड़ा हो गया और आगे चल करके ये आकार इतना बड़ा हो जाता है कि अपने ही भार से ये टूट करके और छोटी छोटी बूंदों में होकर के नीचे की तरफ चल देती है। ज़रा इस प्रोसेस को देखें एक बार, इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं आपके लिए, कि जहाँ पर सॉल्ट था, सॉल्ट न्यूक्लियस था, वहाँ पर एक पानी की बूंद बन गई। इसके बाद ये बूंद जब नीचे चली, जब ये बूंद नीचे चली तो इसका आकार बढ़ा, और जब बड़ा हुआ तो देखिए फ्रिक्शन से जो नीचे का पार्ट था ये फ्लैट हो गया। जो बूंद थी ये नीचे की तरफ फ्लैट हो गई। क्यों? क्योंकि इसको वहाँ पर घर्षण का, फ्रिक्शन का फोर्स इसको फेस करना पड़ रहा है। अब इसके संपर्क में यहाँ जितने भी छोटे छोटे पानी की बूंदें थी वो सब इसके अंदर इससे टकराई, और टकराने के बाद ये उसका पार्ट बन गई, उसी का हिस्सा बन गई, जिससे कि ये बूंद थोड़ी सी और बड़ी हो गई है, और बड़ी साइज़ की हो गई। देखिए ये बूंद और नीचे आई तो इसकी साइज़ और बड़ी हो गई, और इसके साथ में अभी भी और छोटी छोटी बूंदें अटैच होकर के इसके आकार को बड़ा कर रही हैं। अब इसमें वाटर की कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे सरफेस टेंशन है और विस्कोसिटी का फोर्स इसके ऊपर जो लग रहा है, नीचे तेज़ी से चल रही है, फ्रिक्शन है। तो पानी की बूंद ऐसा नहीं कि अब ये बड़ा होते होते फुटबॉल की तरह से बड़ी हो जाएगी। इसमें सरफेस टेंशन का प्रिंसिपल काम करता है। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम यहाँ ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक निश्चित आकार लेने के बाद ये बूंद छोटे छोटे और दूसरे बूंदों में टूट जाती है। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि इसकी साइज़ तो बड़ी है, इसकी साइज़ बड़ी है, और इनकी साइज़, इनके ऊपर की जो बूंद थी उसके आकार में ये छोटी है, लेकिन ये जो छोटी बूंदें हैं ये भी नीचे तक पहुंच जाती हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ तो ये इसने अपनी वेलोसिटी शुरू की थी 0 किलोमीटर पर आवर से लगभग स्टार्ट किया था। ये जो बड़ी बूंद थी ये नीचे आते आते इसने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ले ली थी। अब जब ये 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आती हुई बड़ी बूंद टूटती है तो जो उसकी छोटी बूंदें हैं अब वो फिर ज़ीरो नहीं होंगी, वो 30 किलोमीटर की ही रफ्तार उनको जो मिल चुकी है रफ्तार बड़ी बूंद से, उसी रफ्तार से वो नीचे की तरफ आती जाती हैं। मतलब ये कि ये जो छोटी बूंदें हैं जब ये बड़े से छोटे में टूटती हैं तो इनकी वेलोसिटी पहले से ही 30 किलोमीटर पर आवर है, और ये इतनी वेलोसिटी, इतना वेग होता है कि हवा का फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोकने में अक्षम होता है, और ये नीचे रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में सरफेस तक पहुंच जाती हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कोलिजन मतलब टकराना, कोलेसेंस मतलब जो सम्मिलन करने की प्रक्रिया है, मतलब टकराना, और उसके टकराने के बाद जिससे टकराए उसको भी अपना हिस्सा बना करके और नीचे की तरफ बढ़ते जाना, ये प्रक्रिया होती है वार्म क्लाउड्स की। जब हम बात कहते हैं कि रेनफॉल के टाइप्स की या वर्षा के प्रकार की, तो वास्तव में हम लोग बात कर रहे होते हैं कि वो कौन से अलग अलग, हम कह सकते हैं, विधियां हैं या प्रोसेस हैं जिनसे कि हवाएं ऊपर जाती हैं। वो संवहनी प्रक्रिया से ऊपर जा सकती हैं तो उसको हम लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। वो पर्वतों से के सहारे लग कर के हवाएं ऊपर चढ़ सकती हैं तो उसको हम लोग ओरोग्राफिक या पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और तीसरा इसमें हम लोग प्रोसेस आता है चक्रवाती वर्षा, उसको हम लोग साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, या इसे संवहनी वर्षा भी कहते हैं। ये आमतौर पर उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो, तापमान अधिक हो, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये लो हो जाता है, आर्द्रता अधिक हो, हाई ह्यूमिडिटी हो। और आमतौर पर ये कन्वेक्शनल रेनफॉल आफ्टरनून शावर्स, ये दोपहर के बाद की वर्षा के रूप में होती है वहाँ पर ज़्यादातर। और अगर उस क्षेत्र में वेजिटेशन खूब हो, वनस्पतियाँ खूब हो, पेड़ पौधे जंगल खूब हो, तो ये एक फेवरेबल कंडीशन होती है संवहनी वर्षा के लिए। देखिए होता क्या है, हम लोगों ने लेक्चर 11 में बहुत विस्तार से इस बात को समझा कि कैसे तापमान रिलेटेड है, इसका संबंध है तापमान का सापेक्षिक आर्द्रता से या रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई इक्वेटर के पास का क्षेत्र है, यहाँ से हवाएं इवेपरेट होकर के ऊपर जा रही हैं, टेम्परेचर हाई है, ह्यूमिडिटी हाई है, यहाँ पर वाष्पीकरण हुआ, तो इनकी एक एक्चुअल ह्यूमिडिटी है जो कि यहाँ पर हाई होती है, एक्चुअल ह्यूमिडिटी वास्तव में। इसके बाद एक दूसरी बात आती है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की, कि कितनी मात्रा में पानी है, ये तो हो गया एक्चुअल ह्यूमिडिटी, और कितनी मात्रा में पानी हो सकता है इन अ गिवन कॉलम ऑफ एयर, तो वो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हो गई।
यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की है कि चूंकि ये इक्वेटर के पास का क्षेत्र है, इवेपोरेशन खूब होता है और जंगल खूब है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक्चुअल ह्यूमिडिटी भी अधिक होती है। अब ये हवाएं जब ऊपर जाएंगी और इन्हीं का जो रेशियो होता है इनटू 100 जब हम करेंगे तो वो हो जाती है सापेक्षिक आर्द्रता। जब ये हवाएं ऊपर जाएंगी तो हवाएं ठंडी होंगी, ये हवाएं कूल होंगी, तो एक्चुअल ह्यूमिडिटी तो वही रहेगी लेकिन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होगी। जब हवा ठंडी होती है तो उसकी जो पानी को होल्ड करने की क्षमता होती है वो कम होती जाती है, जिससे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती जाती है। और ये हवाएं तेज़ी से, चूँकि खूब गर्मी पड़ रही है, तेज़ सनशाइन है, हाई टेम्परेचर है, हवाएं तेज़ी से ऊपर जाती हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये 100% हो जाती है। जैसे ही ये 100% होगा तो तुरंत हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई पानी कंडेंसेशन होगा, बूंदें बनेंगी। और हमने जो दूसरा प्रोसेस देखा, कोयलेस करके बूंदें टकरा करके और उसके बाद कोयलेस हो करके और फिर नीचे ये तेज़ी से पानी बरसता है, जिसको हम लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं, संवहनी वर्षा कहते हैं। वर्षा का दूसरा प्रकार जिसे हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि जो विंड है, जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं, जो हवाएं आ रही हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है। अगर वो समुद्र के ऊपर से आ रही है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, तो ये हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लिए हुए होती हैं। और अगर इन्हें सामने एक माउंटेन बैरियर मिलता है, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये एक माउंटेन बैरियर है, तो उस माउंटेन बैरियर के सहारे लग कर के ये हवाएं असेंडिंग हो जाती हैं, आरोही हो जाती हैं, ऊपर चढ़ने लगती हैं। और जब ये ऊपर चढ़ेंगी तो हवाएं ठंडी होंगी, और जब ये ठंडी होंगी तो इनकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ती जाएगी और एक स्टेज आएगी जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। इसके बाद कंडेंसेशन होगा, संघनन की प्रक्रिया होगी, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के सहारे पानी की बूंदें बनेंगी और उसके बाद रेनफॉल शुरू हो जाएगी। ये हम लोग देख सकते हैं। देखिए हवाएं ऊपर चढ़ रही हैं और ये पहाड़ के जो सामने वाली साइड है, जिधर से हवाएं आ रही हैं, इधर की तरफ वर्षा शुरू हो जाती है। इसको हम लोग, जो पहाड़ का वो फेस जिधर से हवाएं आ रही हैं, जिसके सहारे ऊपर हवाएं आरोही होकर के ऊपर चढ़ रही हैं, आरोही हवाएं हैं, इसको हम लोग विंडवर्ड साइड या पवन मुखी ढाल कहते हैं। ये विंडवर्ड स्लोप है। इसके बाद पहाड़ को क्रॉस करके ये हवाएं, पहाड़ को क्रॉस करके हवाएं, देखिए रेड एरो से हम लोग देख सकते हैं, नीचे उतर रही हैं। हमको पता है कि हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो वो ठंडी होती हैं और उनकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। और इसी की तुलना में, इसके कंपैरिजन में, जब हवाएं नीचे की तरफ बैठती हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप उनकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम होती जाती है और उनके अंदर थोड़ी बहुत जो पानी बरसने की, वर्षा करने की क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होती जाती है। तो पहाड़ के सामने की तरफ जो विंडवर्ड स्लोप है, इस पर तो खूब वर्षा होती है, लेकिन जो उसका अपोजिट स्लोप है, जिसको हम लोग लीवर्ड स्लोप भी कहते हैं, लीवर्ड स्लोप कहते हैं, यहाँ पर जो वर्षा अगर थोड़ी बहुत होनी थी वो भी नहीं होती है। लीवर्ड स्लोप को ही हम लोग विमुखी ढाल भी कहते हैं, और ये एरिया रेन शैडो का होता है, ये वृष्टि छाया का होता है, मतलब इधर की तरफ वर्षा नहीं होगी। बाकी ये जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक फिनोमेना क्लाउड बस्ट का भी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे जब ओरोग्राफिक रेनफॉल पर हमने एक अलग लेक्चर प्लान किया है, उसमें हम और विस्तार से बात करेंगे। और अब बात साइक्लोनिक रेनफॉल की, चक्रवाती वर्षा की। देखिए ये दो तरह के हो सकते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन हो सकता है और टेम्परेट साइक्लोन हो सकता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी हो सकते हैं और शीतोष्ण भी होते हैं। यहाँ बगल में आप फिगर्स देखिए तो ये जो ऊपर फिगर 1 हम कह सकते हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की फ़ोटोग्राफ है जो ऊपर से ली गई है। इस तरीके की अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में फ़ोटो देखते रहते हैं। इसके बाद जो फिगर 2 है, इसके इमीडिएट हम कह सकते हैं राइट साइड में आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक स्ट्रक्चर है कि कैसे हवाएं, एक लो प्रेशर का सिस्टम है, यहाँ देखिए बीच में एक आई ऑफ द साइक्लोन है, तेज़ी से हवाएं घूमते हुए ऊपर जाती हैं और उसके बाद वर्षा होती है। और ये जो नीचे हम कह सकते हैं तीसरा फिगर है, ये है टेम्परेट साइक्लोन का।
इसमें देखिए ये वार्म एयर का एरिया है, कोल्ड एयर का एरिया है, इसके बाद वार्म फ्रंट है और कोल्ड फ्रंट्स हैं। इन सब के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से आगे बात करेंगे। हमने ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन पर अलग अलग लेक्चर ही प्लान कर रखे हैं जो सब्सिक्वेंटली अभी आगे आ रहे हैं। अभी यहाँ हम इतनी बात करेंगे रेनफॉल टाइप्स में कि जो साइक्लोनिक है ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों हो सकते हैं। ये लो प्रेशर का सिस्टम होता है। फेरल के नियम के आधार पर जो कोरियोलिस इफ़ेक्ट है, जिसे कभी कभी हम लोग कोरियोलिस फोर्स भी कहते हैं, तो कोरियोलिस इफ़ेक्ट और फेरल्स के लॉ के हिसाब से जो साइक्लोन्स है इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं हैं ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज घूमता है। राइट और लेफ़्ट का डिफ्लेक्शन जिस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं, एक अलग से लेक्चर ही है कोरियोलिस इफ़ेक्ट पर। इसके बाद जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसमें आई ऑफ द साइक्लोन बनती है, जैसा कि यहाँ इस फिगर नंबर 2 में हमने आपको बताया, जो सेंट्रल पार्ट होता है। और जो टेम्परेट साइक्लोन है उसमें फ्रंट्स होते हैं, कोल्ड और वार्म फ्रंट्स होते हैं, जिसे हम लोग वाताग्र भी कहते हैं। और इन दोनों साइक्लोन से जो एसोसिएटेड वेदर है और जो रेनफॉल का पैटर्न है वो भी एकदम अलग होता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये बहुत वायलेंट होते हैं, इसमें बहुत तेज़ हवाएं चलती है, खूब बारिश होती है, थंडर स्टॉर्म की तरीके से होते हैं ये। और जो टेम्परेट साइक्लोन है इनका एरिया बहुत, इनका विस्तार बहुत बृहद होता है, बहुत बड़ा होता है, कोल्ड और वार्म फ्रंट्स होते हैं और ये ग्रेजुअली ये एक बड़े क्षेत्र पे वर्षा करते हैं। तो ये बात हुई ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन की। और इन दोनों में हमने देखा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसमें आई ऑफ द साइक्लोन के सहारे हवाएं ऊपर चढ़ती हैं और जो टेम्परेट साइक्लोन है उसमें हवाएं जो वार्म और कोल्ड फ्रंट होते हैं उसके सहारे ऊपर जाती हैं। और प्रोसेस वही है, हवाएं ऊपर जाएंगी, वो ठंडी होंगी, ठंडे होने से जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो कम होगी, जिसकी वजह से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सापेक्षिक आर्द्रता है, वो बढ़ेगी। इसके बाद कंडेंसेशन की लेवल आएगी जिस पर संघनन होगा, उसके बाद बारिश की बूंदें बनेंगी और वर्षा होगी। तो अब फाइनली हम लोग बात करते हैं कि कैसे वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, हवाएं जब ऊपर जाएंगी तो उनका तापमान घटेगा और तापमान घटेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी और वर्षा होगी। अब ये अलग अलग प्रोसेस से जा सकती है जिस पर अभी हम लोगों ने बात की है। देखिए यहाँ पर सबसे नीचे अगर हम लोग देखें तो तापमान 85 डिग्री फ़ारेनहाइट है और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 60% है। और ऊपर जाने पर देखिए तापमान कम हो गया, ये 75 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85% हो गई। टेम्परेचर 85 डिग्री फ़ारेनहाइट से 75 हुआ और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 60% से बढ़ करके 85% हो गई। और उसके बाद फाइनली RH 100% हो गया, सापेक्षिक आर्द्रता, और क्लाउड बन गया, वर्षा का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो हम लोगों ने वर्षा के जितने भी प्रकार देखे या जितनी इस पर बात हुई, तो इसमें हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि हवाएं एक तो ऊपर उठ रही हैं, हवाओं को ऊपर उठना पड़ेगा जिससे बारिश हो, ये तो एक बात हो गई। लेकिन अब यहाँ पर आता है एक बात और है कि हवाएं अगर ऊपर उठेंगी तो कहाँ तक उठेंगी, या यूँ कह लें कि ऊपर उठती हवाएं कहाँ तक उठेंगी और कहाँ के बाद वो जा कर के उनके उठने का प्रोसेस रुक जाएगा, या कहाँ तक उठ करके वो स्टॉप हो जाएंगी, रुकेंगी। तो ये कैसे तय होता है कि हवाएं किस लेयर तक उठेंगी और किस लेयर पर जा कर के रुक जाएंगी? इसके लिए हम लोग को बात करनी पड़ेगी एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी, और इसी के साथ एक टर्म और जुड़ा हुआ है, ड्राई और वेट एडियाबैटिक रेट। ड्राई या वेट एडियाबैटिक रेट। तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और उसके साथ में ड्राई और वेट एडियाबैटिक रेट, ये सब मिलकर के तय करते हैं कि हवा कहाँ तक उठेगी और कहाँ के बाद हवा स्थिर हो जाएगी। और यही तय करता है अल्टीमेटली कि वर्षा कैसी होगी और कितनी मात्रा में होगी। तो ये एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी क्या है, ड्राई और वेट एडियाबैटिक रेट क्या है। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल लैप्स रेट की बात की थी, तो ये एडियाबैटिक रेट क्या है, ड्राई और वेट एडियाबैटिक क्या होते हैं, यही सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे हमारे अगले लेक्चर में जो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी पर है। और अब एक नज़र आज के मुख्य बिंदुओं पर। पहला,
कंडेंसेशन अलोन इज़ नॉट इनफ टू कॉज रेनफॉल। संघनन की प्रक्रिया अपने आप में अकेले हम कह सकते हैं रेनफॉल करने के लिए सक्षम नहीं होती है। इसमें कुछ और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि जो हिमकण होते हैं, आइस क्रिस्टल थ्योरी और कोलिजन कोएलेसेंस प्रोसेस, जो टकराव और सम्मिलन की प्रक्रिया है, इनसे हम लोगों ने समझा कि रेन ड्रॉप्स का फॉर्मेशन कैसे होता है कोल्ड और वार्म क्लाउड्स में। इसके बाद कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो संवहनी वर्षा है, ये हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में होती है, जैसा कि इक्वेटर पर देखा गया है। इसके बाद ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसे पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं, ये पहाड़ के माउंटेन बैरियर की वजह से होती है, जिसमें एक विंडवर्ड साइड होती है और एक लीवर्ड साइड होती है। और जो लीवर्ड साइड होती है, पीछे का एरिया है, उसे हम लोग रेन शैडो का एरिया भी कहते हैं, जहाँ वर्षा नहीं होती है। और फाइनली जो साइक्लोनिक रेन है, ये उष्णकटिबंधीय भी हो सकती है, ट्रॉपिकल भी हो सकती है और टेम्परेट भी हो सकती है। और ये दोनों तरह के जो साइक्लोन्स होते हैं, चक्रवात होते हैं, ये स्ट्रक्चर और उनसे जुड़े जो एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना है, इन दोनों में ये एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं। और अंत में बात थिंकिंग ज्योग्राफिकली की। आज का प्रश्न या ऑब्जर्वेशन है, मैक्सिमम टेम्परेचर्स ऑफ द डे आर एकम्पनीड बाई लोएस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी बट ऑन इक्वेटर आफ्टरनून रेन इज़ अ डेली फिनोमेना। जब दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है तो उसमें उस समय जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सापेक्षिक आर्द्रता है, वो मिनिमम होती है, सबसे कम होती है। लेकिन इक्वेटर पर आफ्टरनून में जिस समय हाईएस्ट टेम्परेचर्स होते हैं, उसी समय रेनफॉल भी होती है और ये डेली फिनोमेना है इक्वेटर का। ऐसा क्यों है, इस पर विचार करिएगा। और अंत में एक ज़रूरी बात, आपके जो भी क्वेश्चंस हों, आपके जो भी क्वेरीज हों, उनको आप ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, हमारा नंबर है 9450627883, इस पर आप हमको व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। और आपके जो प्रश्न होंगे उनको हम जब बाद में थिंकिंग ज्योग्राफिकली के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, तो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ में हम आपके क्वेश्चंस को भी कवर कर लेंगे जब ये सेक्शन या सब सेक्शन यहाँ पर ख़त्म होगा। तो प्लीज़ फील फ्री, आपकी जो भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं उसको आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।